हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन में जाते हैं तो हम पाएंगे कि द डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होते हैं अर्थात कैटाइन और एनाइन, इनका अपोजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज्ड हो जाना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। समझ गए बच्चों कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत अपघट्य के धनायनों और ऋणायनों का कहां पर? इलेक्ट्रोड पर जाकर और क्या हो जाना? निरावेशित हो जाना ही क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन। मतलब डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत अपघट्य के आयनों का विपरीत आवेश इलेक्ट्रोडों पर निरावेशित हो जाना ही क्या है? विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे मान लो NaCl को फ्यूज्ड फॉर्म में लिया जाए था, लिक्विड फॉर्म में, और इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। Na प्लस था, अब Na में आ गया एटॉमिक स्टेट में, Cl माइनस था, वो Cl2 के स्टेट में आ गया। तो इस तरह से इनका आवेश हट गया, अर्थात जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था वो हट गया। तो इस तरह से इसके प्लस और माइनस जो आयंस थे उनके आवेश का निरावेशित होना, डिस्चार्ज हो जाना ही क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। अगर इलेक्ट्रोलिसिस चलती है तो जो सॉल्यूशन होता है, या हम ये कहें कि जो फ्यूज्ड सॉल्यूशन है या एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं आता। मतलब पूरा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज होता है, जस्ट उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा? डिस्चार्ज होगा, जिससे सॉल्यूशन में धनावेश और ऋणावेश, समझ गए बच्चों, कि आवेश बराबर न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, जिससे विलयन विद्युत उदासीन बना रहता है। मतलब यह है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, समझ गए ना, इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ डिस्चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज ऑफ नेगेटिव, या नंबर ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज नेगेटिव चार्ज। मतलब है कि सॉल्यूशन में जितना पॉजिटिव चार्ज हटेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज हटेगा, जिससे सॉल्यूशन क्या बना रहेगा? एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहता है। समझ गए बच्चों कि विलयन विद्युत उदासीन रहता है, जितना धनावेश हटता है उतना ही ऋणावेश हट जाता है, अर्थात उदासीन हो जाता है। दूसरा ये है, तीसरा कि इलेक्ट्रोलिसिस इज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब ये एक ना चलने वाली, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अर्थात अपने आप नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि इट इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा तभी चलती है। तो इस तरह से यही मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बिकॉज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह एक स्वतः चलने वाली घटना है, केवल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, तो इसे आप नोट करें। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पहले तो सेल बता दूं। सेल इज द डिवाइस which convert electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy by redox reaction। मतलब एक सेल वो सिस्टम है, वो डिवाइस है जो कि रिडॉक्स प्रोसेस द्वारा या रिडॉक्स रिएक्शन द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन्हीं में से एक सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। तो देखो ये क्या है? द सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब है कि एक ऐसा सेल
जो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे बैटरी है, जब वो चार्ज हो रही हो, जब आप उसे किस में लगा दें, चार्जिंग में, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाती है। समझ गए बच्चों, जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तब वो एक विद्युत अपघटनी सेल बन गया। क्यों? क्योंकि वो बाहर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अंदर होने वाली रेडॉक्स प्रोसेस द्वारा किस में कन्वर्ट करता जाता है, केमिकल एनर्जी में। तो इस तरह से वो सेल जो कि विद्युत ऊर्जा को स्वतः रेडॉक्स रिएक्शन द्वारा किस में बदल दे बच्चों, रासायनिक ऊर्जा में बदल दे, उसे बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। मतलब द सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही कराया जाता है। तो वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। विद्युत अपघटन इसी सेल में कराया जाता है। जो भी इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं वो इसी सेल में होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो देखो, जो एनोड होगा, इलेक्ट्रोड होते हैं दो हमेशा, एक कहलाता है एनोड। एनोड में ऑक्सीडेशन चलेगा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। आप ऐसे याद रखना है, अनोड, ANOP, एनोड, ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज। और जो कैथोड जो होता है, इलेक्ट्रोड जो कैथोड है, उसमें रिडक्शन चलेगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस, और उसमें क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो आपको कैसे याद रखना है, कारण, मतलब कैथोड, रिडक्शन, नेगेटिव चार्ज, अनोड और करंट। इस तरह से तो एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। थर्ड पॉइंट होता है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड, समझ गए ना, वो दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। और एक चीज और बता दूं कि बोथ इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं मेड बाय सेम मैटर और एलिमेंट, मतलब दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो सेम मैटर के होते हैं। जैसे ग्रेफाइट के बना दिए जाएं या प्लेटिनम से बनाए जाएं या प्योर मेटल से, कोई भी मेटल से, मतलब चाहे एनोड हो कैथोड हो, वो सेम एलिमेंट से बना होगा और दोनों को एक ही सॉल्यूशन में रखा जाता है, सस्पेंडेड इन सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही विद्युत अपघट्य के विलयन में रखते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड एक ही मैटर से बने होते हैं। फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होता है, मतलब बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब बाहर की फ्री एनर्जी स्टोर हो रही है सेल के अंदर, इसलिए फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगा, अर्थात फ्री एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी। और सेल पोटेंशियल नेगेटिव होता है, मैं इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। सेल पोटेंशियल नेगेटिव होता है, एक रिलेशन है कि डेल्टा G -NFE। अगर ये स्टैंडर्ड में है तो ये स्टैंडर्ड में लेना है, नॉर्मल है तो नॉर्मल लेना है। तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन तो लगा ही है, तो ये नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, डेल्टा G पॉजिटिव बन जाएगा। अर्थात ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को भी शो करता है। डेल्टा G जहां पॉजिटिव, इसका मतलब है वहां पर जो प्रोसेस है वो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये सेल एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स शो करता है, अर्थात नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता है। अब आता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अभी हम डायग्राम से भी समझेंगे, ध्यान रखें। जो आउटसाइड है इलेक्ट्रोलाइट के बाहर की तरफ जो दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होंगे, मतलब जो फ्लो ऑफ आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें एनोड से कैथोड की तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और करंट उल्टा आता है कैथोड से एनोड की तरफ। और जो इनसाइड है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, बिल्कुल उल्टा याद रखना है, कैथोड से एनोड की तरफ चलेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। तो आप इनको नोट करें।
अब देखो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक डायग्राम से समझते हैं। ये है मान लो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें ये भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट। मान लिया जाए कि वो NaCl फ्यूज्ड लिया गया, भरा हुआ पिघला हुआ NaCl। इसमें एक इलेक्ट्रोड तो है एनोड और इसमें कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रोड है कैथोड जिसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज। दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी, इलेक्ट्रिकल बैटरी सोर्स से जोड़ दिया जाता है। मतलब ये प्लस वाला टर्मिनल है तो ये माइनस वाला, और दोनों इलेक्ट्रोड को आप देख रहे हैं एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में रखा जाता है। दोनों सेम एलिमेंट से बने हैं। मान लो ये ग्रेफाइट से बना है तो ये भी किससे बना है, ग्रेफाइट से, या फिर प्लेटिनम ले लें तो प्लेटिनम के हो सकते हैं। तो ये सेम एलिमेंट से बने हुए हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही सॉल्यूशन में रखा गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स में इनको जोड़ा जाता है, इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, तो अब देखो क्या होगा, जो एनोड है उसमें क्या चलेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इसमें रिमूवल ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना। और जबकि इसमें क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैसे, जैसे क्लोराइड आइंस थे तो क्लोराइड आइंस क्लोरीन में चेंज हो गए और क्या निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कंप्लीट इनके बारे में। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन, इसमें इलेक्ट्रॉनों निकल जाते हैं तो इसमें ऋणायनों का ऑक्सीकरण होगा, जो एनाइंस हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होंगे और इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। अब जैसे क्लोरीन था, पहले क्लोरीन एटम में चेंज हुआ तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट बना, फिर बाद में दो क्लोरीन एटम मिलकर Cl2 में चेंज हो गए तो वो क्या बन गया, सेकेंडरी प्रोडक्ट। ये गैसियस फॉर्म में जब ज्यादातर बनते हैं, या जो ट्राई एटॉमिक स्पीसीज होती हैं उनमें प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं। फिर हम आते हैं कैथोड में, तो क्या होगा, रिडक्शन। तो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें किसका एडिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। तो एडिशन किस में हो सकता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से जो कैटाइन था उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और वो चेंज हो गया। इस तरह से एक न्यूट्रल एटम में जैसे दो सोडियम आइंस थे, दो इलेक्ट्रॉन्स लिए इन्होंने और इस तरह से सोडियम एटम में चेंज हो गए। तो ये प्रोसेस चलती है किसके अंदर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। धीरे धीरे ये जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो कम होने लगती है। क्यों, क्योंकि ये आयन अलग अलग इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होते जाते हैं। यहाँ कैटाइन और एनाइन धीरे धीरे कम होता जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। अब आते हैं इलेक्ट्रोड्स। देखो टू टाइप्स के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट का जो केमिकल चेंज चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते, मतलब बिल्कुल इनर्ट बने रहते हैं। अर्थात केवल इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस ही डिस्चार्ज होंगे, ऑक्सीडाइज्ड होंगे, रिड्यूस होंगे। इनके अपने एटम्स में कोई चेंज नहीं आता। इनको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। समझ गए ना, किसी भी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन में भाग नहीं लेंगे जो कि सेल में चल रहा है। जैसे ग्रेफाइट का हो गया, प्लेटिनम का हो गया, पीडी, ये कहलाते हैं कौन से, इनर्ट इलेक्ट्रोड। दूसरे होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स वो हैं जो सेल रिएक्शन चल रही है, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट जो ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस हो रहा है उसमें ये केमिकली पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात स्वयं ही क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। मतलब टेक पार्ट इन केमिकल चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट मींस इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब ये स्वयं ही ऑक्सीडाइज्ड होते जाएंगे और अपने कैटाइंस को सॉल्यूशन में डाल देते हैं। और इस तरह से ये जितने भी इनको छोड़ दो तो जितने भी मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स बनते हैं वो इसी तरह से एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इनर्ट मतलब जो किसी प्रकार की कोई सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें वो इनर्ट हैं। ग्रेफाइट और पीडी से बने हैं, पीटी या पीडी से। और जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, सक्रिय इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड है जो कि सेल रिएक्शन के दौरान केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब स्वयं ही ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड सारे मेटल से बने होते हैं। इनको छोड़ दें तो बाकी मेटल से अगर बनाए जाएंगे तो एक्टिव होंगे। तो आप इनको नोट करें।
अब देखो, अब आता है कि कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। अगर इलेक्ट्रोलिसिस चलती है तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा? तो दो चेंज दिखते हैं। पहला है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया हो, मतलब यहाँ पर या तो पीडी है, ठीक है, या ग्रेफाइट है, इनका यूज किया गया। तो हम जानते हैं कि जो निष्क्रिय इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शन में किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेट नहीं करते, अर्थात उनके मास में, उनके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता, वो बिल्कुल इनर्ट बने रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस concentration of electrolyte decreases with increase the time of electrolysis। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस का टाइम बढ़ता जाएगा कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के कैटाइन और एनाइन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर क्या होते जाएंगे? डिपॉजिट होते जाएंगे। तो धीरे धीरे सॉल्यूशन में कैटाइन और एनाइन की जो नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस है वो कम होते जाएंगे। समझ गए ना? मैंने यही लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद टाइम ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इंक्रीज, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज द टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। कैटाइन एंड एनाइन डिपॉजिटेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, therefore number of cations and anions in solution decreased। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस चलती जाएगी सॉल्यूशन के कैटाइन और एनाइन धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे और कम होते जाएंगे, जिसके कारण कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। जैसे NaCl भरा है तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया Cl2 के फॉर्म में, और इस तरह से सॉल्यूशन में धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? डिक्रीज हो जाती है। समझ गए बच्चों कि विद्युत अपघटन के दौरान अगर निष्क्रिय इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया गया है तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता समय के साथ घटेगी, क्योंकि कैटाइन और एनाइन अलग अलग इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसके कारण सॉल्यूशन में धनायनों और एनायनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आता है कि अगर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं तो क्या होगा? तो एक्टिव इलेक्ट्रोड आपने देखे हैं कि ऐसे इलेक्ट्रोड हैं जो कि सेल रिएक्शन में, अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो रिएक्शन चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात इट सेल्फ ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब ये क्या है कि ऐसे इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज किया गया है तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर 1 मोल कॉपर सल्फेट मान लो लिया गया है तो 1 मोल ही बना रहेगा अगर उसमें 2 कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज कर दिए जाएं। मतलब यह है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का जो टाइम है उसके साथ चेंज नहीं होगी, बिकॉज एनोड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, मतलब उसमें पर्टिकुलर जो एनोड है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। कैथोड में चेंज नहीं आता, केवल एनोड ऑक्सीडाइज्ड होगा। अब जब एनोड ऑक्सीडाइज्ड होगा तो कैटाइन बनेंगे, तो एनोड से कैटाइन बनते जा रहे हैं और उसके इलेक्ट्रॉन तो किस में रह गए? एनोड में। तो ऑक्सीडेशन तो चल रहा है एनोड में और एनोड का ही ऑक्सीडेशन चल रहा है। अब जो कैटाइन बने, जितने भी इक्विवेलेंट ऑफ कैटाइन बनते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं? कैथोड में, और वहां पर ही वो क्या हो गए? डिस्चार्ज हो गए। मतलब हम यहाँ पर ऐसे ले लें कि ये है सेल और हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड और ये है, और ये कॉपर का बना है, ठीक है, और ये भी कॉपर का बना है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा? ऑक्सीडाइज और कॉपर 2+ जो बनेंगे वो यहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यही रह जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपने यहाँ पर कॉपर सल्फेट भरा है वो उसको चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन जो है नॉट चेंज। समझ गए ना? मतलब ये होगा कि जो एनोड था वो ऑक्सीडाइज होता जाएगा और उसके कैटाइन कैथोड में पहुंचते जाएंगे। इसीलिए जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा है, उसके कैटाइन में कोई चेंज नहीं आएगा। जब उसके कैटाइन चेंज नहीं होंगे तो एनाइन भी चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का पूरे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसी भी प्रकार का कोई चेंज, कंसंट्रेशन चेंज नहीं आएगा। जितने कैटाइन बनते जाएंगे उतने ही कैटाइन कैथोड में डिस्चार्ज होते जाएंगे। तो यही लिखा है कि concentration electrode does not change with time because anode itself oxidized and produced equivalent cation deposited at cathode. Therefore, the number of cation and anions of the electrolyte does not alter with time। अर्थात बच्चों की विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत अपघट्य की
सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एनोड है वो स्वयं ऑक्सीडाइज्ड होता है और उसके बने हुए कैटायन कैथोड में जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ जो विद्युत अपघट्य भरा है उसके कैटायन कहीं कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रोड आ गया और क्वेश्चन दे रखा है कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन मान लो 1 मोल है, बताएं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इतना कॉपर मिल रहा है, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में चल रहा है तो बताएं कि इस कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है। तो ये था मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, उसका डिस्क्रिप्शन था और इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या कंसंट्रेशन चेंज होते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे, ठीक है, डिस्चार्ज थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट। बाय, थैंक यू।